Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Study Time for All. I am your tutor Adnan Ghani Bhatt. अल्लाह ताला के बाबरकत नाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम के साथ आज की वीडियो का आगाज करते हैं। चैप्टर नंबर 10 थर्मल फिजिक्स 2026 की न्यू बुक, पहला चैप्टर है ये क्लास 10 का। तो इसकी हम तकरीबन तमाम वीडियोस बना चुके हैं और आज हम एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ेंगे। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज में सबसे पहले आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और उसके बाद शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस, फिर कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस। तो इन तीनों पोर्शन को हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। चलते हैं अपने बनाए हुए नोट्स पर। तो ग्रेड 10 यूनिट 10 थर्मल फिजिक्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट आंसर। तो 10.1 जो पहले नंबर पे है वो है व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ए रॉड ऑफ कॉपर। जब कॉपर का एक रॉड है उसके टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाएगा तो उसकी लेंथ, यानी कॉपर का एक रॉड है उसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे। तो आपने ये पढ़ा है कि कोई भी मेटल है वो हीट अप होने से एक्सपैंड करता है, फैलता है, उसकी लेंथ भी बढ़ती है और उसका वॉल्यूम भी बढ़ता है। तो जब एक कॉपर रॉड को हीट किया जाएगा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी लेंथ क्या होगी, वही रहेगी, इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, डबल हो जाएगी। तो आंसर है इंक्रीज करेगी, उसकी लेंथ बढ़ेगी। आगे है नंबर 2, द अमाउंट बाय विच यूनिट लेंथ ऑफ ए मटेरियल इंक्रीजेस। वो अमाउंट जिसके जरिए से किसी भी मटेरियल की लेंथ में कुछ ना कुछ इजाफा हो। When the temperature is raised to 1 डिग्री सेंटीग्रेड, जब टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक रेज किया जाए, इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ, इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, नन ऑफ दीज। तो लेंथ में जो तब्दीली आती है उसको लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। तो इसका आंसर है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। नेक्स्ट 10.3, व्हाट डज ए लिक्विड टर्न इनटू वंस इट इज एवेपोरेटेड। जब लिक्विड एक दफा एवेपोरेट हो जाता है तो किस चीज में वो तब्दील होता है। लिक्विड एवेपोरेट होकर किस चीज में तब्दील होता है, गैस में, वाटर वेपर्स में, एयर में, बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। जब कोई भी लिक्विड जब उसको हीट अप किया जाता है और एक वक्त आता है कि वो एवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, वाटर वेपर्स उसके बनते हैं और गैस बन जाती है। तो ये इसका आंसर बोथ ए एंड बी करेक्ट है। आगे 10.4 which property determines how much heat a solid can absorb before its temperature changes significantly। वो कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सी खसूसियत है जो ये बताएगी कि हाउ मच हीट ए सॉलिड कैन एब्जॉर्ब, कि कोई सॉलिड कितनी हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है बिफोर इट्स टेम्परेचर चेंजेस सिग्निफिकेंटली, उसके टेम्परेचर चेंज होने से पहले। तो इसको डेंसिटी कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं, कलर हार्डनेस। तो कोई भी जो सॉलिड है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि वो खास हद तक अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हरारत महसूसा या हरारत महसूसा की गुंजाइश, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 10.5, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स टिपिकली इन्वॉल्व विच टाइप ऑफ मटेरियल। हाई टेम्परेचर के जो सुपर कंडक्टर होते हैं अक्सर वो किस मटेरियल के बने होते हैं, प्योर मेटल्स के, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, सिरामिक्स के, लिक्विड क्रिस्टल्स। ये हमने लेसन के अंदर अपने टॉपिक में पढ़ा था कि ये सिरामिक्स का मटेरियल है जो कि सुपर कंडक्टर होता है। सुपर कंडक्टर ऐसी चीजें जिनमें से हरारत बड़ी आसानी से गुजर जाती है। आगे शॉर्ट क्वेश्चंस, आगे शॉर्ट क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। वो कौन से अवामल हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो असरअंदाज होते हैं सॉलिड्स की थर्मल एक्सपेंशन पे। सॉलिड्स हीट अप होके एक्सपैंड कर जाते हैं, तो वो कौन से अवामल हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो असरअंदाज होते हैं।
तो इसका आंसर है द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ए सॉलिड डिपेंड्स ऑन 3 प्राइमरी फैक्टर्स। इसमें 3 बुनियादी अवामल का किरदार होता है। नंबर 1 ओरिजिनल लेंथ या ओरिजिनल वॉल्यूम, एल नॉट और वी नॉट। नंबर 2 चेंज इन टेम्परेचर जिसको डेल्टा टी कहते हैं। नंबर 3 नेचर ऑफ द मटेरियल, कोफिशिएंट ऑफ अल्फा फॉर लीनियर एक्सपेंशन एंड बीटा फॉर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो ये 3 फैक्टर होते हैं, ओरिजिनल लेंथ या ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन टेम्परेचर और नेचर ऑफ द मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 2, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसको टॉपिक के अंदर बड़े अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, या हीट एनर्जी की वो मिकदार है रिक्वायर्ड टू चेंज अ यूनिट मास 1 किलोग्राम ऑफ ए सब्सटेंस, जो 1 किलोग्राम किसी चीज के मास को तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होता है, फ्रॉम इट्स सॉलिड स्टेट से टू इट्स लिक्विड स्टेट, इसकी माया हालत में, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट के वक्त, विदाउट एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर, और इसके टेम्परेचर में कोई तब्दीली नहीं आती। इसको हम डायग्राम के साथ स्लाइड्स के जरिए से और टॉपिक के जरिए से अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10.3, हाउ डू डिफरेंट मटेरियल्स एग्जिबिट वेरिंग थर्मल एक्सपेंशन बिहेवियर्स। मुख्तलिफ किस्म के जो मटेरियल होते हैं उनका जो थर्मल एक्सपेंशन का बिहेवियर है वो मुख्तलिफ होता है। तो ये कैसे है? तो आंसर है एक्सपेंशन वेरीज बेस्ड ऑन इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। तो जो मुख्तलिफ मटेरियल होते हैं उनके अंदर जो मालिक्यूल्स के दरमियान इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, तो एक्सपेंशन का ताल्लुक उन इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस के साथ है। गैसेस एक्सपैंड मोस्ट ड्यू टू वीक फोर्सेस, क्योंकि गैसेस के मालिक्यूल्स के अंदर इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं, जो उनको जोड़ने वाली कुव्वतें होती हैं, वो बड़ी वीक होती हैं, तो वो तेजी से एक्सपैंड करते हैं। वाइल सॉलिड्स एक्सपैंड लीस्ट बिकॉज देयर एटम्स आर टाइटली अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न्स। जो सॉलिड्स होते हैं ये कम फैलाव, इनमें कम फैलाव होता है हीट अप होने से। उसकी वजह यह है कि इनके जो एटम्स होते हैं ये टाइटली आपस में पैक्ड होते हैं और एक रेगुलर पैटर्न के अंदर मौजूद होते हैं। तो इसका सारे का ताल्लुक इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस पे है। क्वेश्चन नंबर 10.4, हाउ डज एवेपोरेशन कंट्रीब्यूट टू कूलिंग प्रोसेसेस इन एवरीडे लाइफ। तो एवेपोरेशन का अमल किस तरह से कूलिंग प्रोसेस में हिस्सा लेता है, यानी चीजों को कूल करने में इसका किरदार है एवेपोरेशन का। तो रोजमर्रा जिंदगी से एग्जांपल दें। एवेपोरेशन काजेस कूलिंग। एवेपोरेशन का अमल यानी कि बुहारात बनने का अमल जो होता है ये कूलिंग पैदा करता है, बिकॉज इट इज ए प्रोसेस, क्योंकि ये एक ऐसा अमल है वेयर द हाईएस्ट एनर्जी मालिक्यूल्स एस्केप, जिसमें हाई एनर्जी के जो मालिक्यूल होते हैं ये एस्केप करते हैं, किसी सतह से बाहर निकलते हैं, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, किसी लिक्विड की सतह से। व्हेन दीज फास्ट मूविंग हॉट मालिक्यूल्स लीव, जब ये तेज हरकत करने वाले गर्म मालिक्यूल पानी की सतह को छोड़ देते हैं या लिक्विड की सतह को छोड़ देते हैं, दे टेक देयर काइनेटिक एनर्जी विद देम, तो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को भी साथ ले जाते हैं। दिस लोअर्स द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिमेनिंग मालिक्यूल्स। अब जो मालिक्यूल, जो माया, जो लिक्विड, जो कोई चीज पीछे रह जाती है उसमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी वाले मालिक्यूल बाकी बच जाते हैं, विच डायरेक्टली ड्रॉप्स द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। नतीजे में क्या होता है, उस लिक्विड का टेम्परेचर गिर जाता है एंड इट्स सराउंडिंग्स, और इर्द गिर्द का। फॉर एग्जाम्पल स्वेटिंग कूल्स द ह्यूमन बॉडी। जैसे कि स्वेटिंग है, जब आपकी जिस्म में हीटअप होता है, आपकी बॉडी हीटअप होती है किसी फिजिकल लेबर की वजह से, काम करने की वजह से, चलने की वजह से, भागने की वजह से, एक्सरसाइज की वजह से, तो आपके जिस्म से पसीना निकलता है। जब वो पसीना निकलता है आपकी पूरी बॉडी पे, तो बाहर की हवा, जो ड्राई हवा है, वो आके आपके जिस्म को टच करती है और अपने साथ जो पानी की जो सतह होती है, जो आपके स्वेट की, आपके पसीने की, उसको आके टच करती है। तो वहां से जो ज्यादा एनर्जी वाले मालिक्यूल होते हैं वो अपने साथ टच करके ले जाती है, और नतीजे में क्या होता है, आपकी बॉडी ठंडक फील करती है। 10.5, व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमने पढ़ा था, उसी तरह लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पढ़ा था। इज द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी, यह हीट एनर्जी की मिकदार है रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली कन्वर्ट ए यूनिट मास 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू ए गैस।
1 किलोग्राम लिक्विड को गैस में तब्दील करने के लिए, लेकिन शर्त यह है कि टेम्परेचर चेंज ना हो। इसको डिटेल से हम पढ़ चुके हैं और इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला Q इज इक्वल टू MLV। Q क्वांटिटी ऑफ हीट, M मैस और LV लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आगे बढ़ते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस। इनको आप कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। इसमें सबसे पहले 10.1 व्हाई डू ब्रिजेस एंड एक्सपेंशन जायंट्स, व्हाई डू ब्रिजेस नीड एक्सपेंशन जायंट्स बट ग्लास jars with metal lids do not, even though both experience temperature changes discussed in terms of the nature of thermal expansion। तो ये ब्रिजेस के बारे में हमने पढ़ा था कि जब ब्रिजेस बनाए जाते हैं तो उनके दरमियान जहां पे जोड़ लगे होते हैं वहां पे खला छोड़े जाते हैं और उनके अंदर एक्सपेंशन जॉइंट्स लगाए जाते हैं। इसलिए कि गर्मियों में जब ब्रिजेस के ऊपर सूरज की गर्मी पड़ती है शदीद किस्म की, खासतौर पे पाकिस्तान के बाज़ इलाकों में 43, 44, 45 और बाज़ इलाकों में 50+ तक चला जाता है टेम्परेचर। तो उस सूरत में वो जो लोहे के ब्रिजेस होते हैं तो उनका जो लोहा, उनका जो मेटल है, उनका जो स्टील है वो एक्सपैंड करता है। तो एक्सपैंड करने के नतीजे में जहां पे जोड़ होते हैं अगर उनके दरमियान कोई जगह नहीं छोड़ी जाएगी तो ये एक दूसरे को बेंड करेंगे और वो जो लाइन होगी उसको मोड़ देंगे। तो लिहाजा उसके अंदर कुछ एक्सपेंशन जॉइंट्स रखे जाते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है कि जब फैलाव होता है तो दोनों जो कोने होते हैं किसी भी लाइन के, लोहे की एक लंबी लाइन जो आपस में जुड़ रही होती है, रेलवे की लाइनों में भी इस तरह से होता है, तो वो फिर जो है ना वो उस गैप को फिल कर लेती है और मजीद दबाव नहीं पड़ता एक दूसरे के ऊपर। और सर्दियों में क्या होता है कि जब सर्दी होती है तो ये सुकड़ के तो दोबारा अपनी वापस पहली जगह पे चले जाते हैं। तो ये तो होता है ब्रिजेस के साथ। तो ये साथ हमें कहा गया है कि जो ग्लास जार्स होते हैं विद मेटल लिड्स, तो जो शीशे की बोतलें होती हैं, जार्स होते हैं, उनके ऊपर मेटल के ढकने लगे होते हैं। तो वो ढकने तो पूरे फिट किए होते हैं, तो अगर उन पे भी टेम्परेचर 45, 50 का जो है वो असरअंदाज होता है, तो वहां पे क्यों इस तरह के जॉइंट्स नहीं लगाए होते और वो ढक्कन जो है वो डिस्टर्ब क्यों नहीं करते? तो ये बात पूछी गई है। तो इसका आंसर यह है कि ब्रिजेस आर मैसिव स्ट्रक्चर्स, कि ब्रिजेस का मुकाबला नहीं है इतने छोटे से एक ढकने के साथ जो कि किसी बोतल के ऊपर लगा हुआ है। तो ब्रिजेस जो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है वेयर एक्सपेंशन कैन कॉज सिग्निफिकेंट, जहां अगर एक्सपेंशन होती है तो उसकी वजह से सिग्निफिकेंट फोर्स लीडिंग टू बेंडिंग और बकलिंग, तो एक जबरदस्त कुवत लगती है। दो लाइनें हैं तो उनमें जब एक्सपेंशन होगी तो उनकी आपस में बड़ी जोरदार कुवत लगेगी एक दूसरे को दबाने की। बेंडिंग होगी, बकलिंग होगी, मतलब कि उनका एक झुकाव होगा। स्मॉल आइटम्स लाइक लिड्स एक्सपैंड ओनली स्लाइटली, जबकि छोटी चीजें जैसे कि छोटे ढकने होते हैं बोतलों के, वो बड़ा हल्का किस्म का एक्सपैंड करते हैं, विच इज यूजफुल फॉर लूजनिंग अंडर वार्म वाटर। और ऐसे ढक्कन जो है ना वो सर्दी में गर्म पानी डाल के भी खोल लिए जाते हैं, बट डज नॉट रिक्वायर स्ट्रक्चरल जॉइंट्स, इनके अंदर कोई बड़े जॉइंट लगाने की जरूरत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 2, इफ टू लिक्विड्स आर हीटेड अंडर सेम कंडीशंस, अगर दो लिक्विड्स को एक ही हालात में गर्म किया जाए बट वन ऑफ देम हीट्स अप फास्टर, एक उनमें से जल्दी से हीट अप हो जाता है, व्हाट डज दिस इंडिकेट अबाउट दिस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इसके हवाले से हमें बताएं कि ऐसा क्यों होता है कि दो लिक्विड है मुख्तलिफ किस्म के, मुख्तलिफ नेचर के, उन दोनों को एक ही वक्त में एक ही तरह का हीट अप करके तो देखते हैं तो एक जल्दी हीट अप हो जाता है, एक जल्दी हीट अप नहीं होता। तो इसका आंसर यह है कि इट इंडिकेट्स दैट द लिक्विड विच हीट्स अप फास्टर, इससे ये अंदाजा होता है कि जो लिक्विड जल्दी से हीट अप होता है हैज ए लोअर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसकी हीट कैपेसिटी, हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की जो पावर है, जिसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं, वो लोअर है। इट मींस दैट इट रिक्वायर्स लेस एनर्जी टू रेज इट्स टेम्परेचर, थोड़ी ही एनर्जी उसके अंदर आती है और वो उसका जो टेम्परेचर है बढ़ जाता है, यानी जल्दी गर्म हो जाता है वो। अगला क्वेश्चन है 10.3, व्हाई डज ए लिक्विड एवेपोरेट फास्टर व्हेन द एयर इज ड्राई, जब हवा खुश्क होती है तो कोई लिक्विड जल्दी से एवेपोरेट क्यों करता है? तो ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, जब हवा सैचुरेटेड नहीं होगी, उसके अंदर मॉइस्ट नहीं होगा,
ह्यूमिडिटी नहीं होगी, लो ह्यूमिडिटी वाली ड्राई एयर एक्सेलरेट्स एवेपोरेशन, ये एवेपोरेशन के अमल को तेज कर देती है बिकॉज द एयर इज नॉट येट सैचुरेटेड, क्योंकि जो हवा होती है वो सैचुरेटेड नहीं होती, उसके अंदर पानी की मिकदार ज्यादा नहीं होती, विद वेपर अलोइंग मोर सरफेस मॉलिक्यूल्स टू एस्केप मोर इजीली। और वो जब हवा आके टकराती है किसी गीली शर्ट के साथ, किसी गीले कपड़े के साथ, किसी गीले जिस्म के साथ, तो चूंकि वो खुश्क होती है वह, अगर वो उससे कुछ अर्सा पहले, घंटा 2 घंटा पहले शदीद बारिश हुई हो, तो वो जब आके टकराएगी तो वो जल्दी खुश्क नहीं करेगी, क्योंकि उसके अंदर अपनी पानी की मिकदार ज्यादा है। तो जब ड्राई एयर होगी वो आके जब किसी गीली चीज को, गीले कपड़े को टच करेगी, तो नतीजतन वो वहां से पानी को जज़ब करके सक कर लेगी। 10.4 व्हेन ए पीस ऑफ आइस मेल्ट्स, जब बर्फ का एक टुकड़ा मेल्ट करता है, पिघलता है, द टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज, टेम्परेचर नहीं बढ़ता, इवन दो हीट इज सप्लाइड, अगरचे हीट सप्लाई की गई। वेयर डज द एनर्जी गो, तो इसकी एनर्जी कहाँ चली गई। एंड व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट इन फेज चेंज, और फेज चेंज में ये क्यों इंपॉर्टेंट है। जब सॉलिड से लिक्विड बनता है, बर्फ की मिसाल में, जब बर्फ को किसी बीकर में डाल के, ये हमने अपने टॉपिक के अंदर पढ़ा था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फिर उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो जब एक बर्फ को बीकर में डाला, उसके ऊपर थर्मामीटर लगा दिया, तो हमने देखा कि टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, हीट भी उसको मिल रही है, और वक्त भी गुजर रहा है, टाइम भी गुजर रहा है। नीचे हमने बर्नर लगाया हुआ है, और जो टेम्परेचर है वो भी -30 से -20, -20 से -10 करते करते 0 पे आ जाता है। बर्फ जो है वो स्पीड के साथ पिघलना शुरू हो जाती है। तो जब तक बर्फ का इतना बड़ा टुकड़ा मुकम्मल पिघल नहीं जाता, तो हीट भी नीचे कायम रहती है, और जो टेम्परेचर है वो स्टॉप हो जाता है। ऊपर जो हमारा दर्जा हरारत आ रहा था 0 डिग्री का, वो 0 रहता है काफी देर तक, जब तक के पूरी की पूरी बर्फ पिघल नहीं जाती। तो यहाँ पे हीट जो है ना वो क्या कर रही है, हीट बेसिकली वो जो बर्फ के मॉलिक्यूल्स और एटम्स हैं उनको ब्रेकअप कर रही है, उनको तोड़ रही है, पिघलाने का अमल कर रही है। जब पूरा पिघल जाता है और वो पूरा वाटर पानी बन जाता है, तो दोबारा से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये तो 10.4 का ये आंसर हो गया। ड्यूरिंग मेल्टिंग द सप्लाइड थर्मल एनर्जी डज नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, तो ये मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं करती, इंस्टेंट, बल्कि द एनर्जी गोज एंटायरली टुवर्ड ब्रेकिंग एंड ओवरकमिंग द स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स। तो इंटरमॉलिक्यूलर जो बॉन्ड्स बने होते हैं उनको ब्रेक करती है, उनको तोड़ती है, यानी वो जो सेटअप बना होता है, पैक्ड हुए होते हैं मॉलिक्यूल्स, उनको तोड़ के उनको लदा करती है। होल्डिंग द वाटर मॉलिक्यूल्स इन ए रिजिड सॉलिड क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर, वो जो पानी के सख्त किस्म का क्रिस्टलिन लैटिस स्ट्रक्चर बना होता है उसको ब्रेकअप करती है, तो उसमें वो लग जाती है, लिहाजा टेम्परेचर में बढ़ता हुआ नजर नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 10.5, लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डू इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन वायर्स सैग इन समर एंड टाइटन इन विंटर। हम देखते हैं कि गर्मियों में बिजली की तारें लटक जाती हैं और सर्दियों में टाइट हो जाती हैं, इसकी क्या वजह है। तो इसका आंसर इस तरह से है, दिस अकर्स ड्यू टू सीजनल चेंजेस, ये मौसम की तब्दीलियों की वजह से होता है, इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अफेक्टिंग द मेटल वायर्स, जो फजा का टेम्परेचर होता है ये इलेक्ट्रिक वायर मेटल जो धात की वायर्स होती हैं उनके ऊपर असरअंदाज होता है। इन समर द मेटल वायर्स एक्सपैंड, धात की बनी हुई सिल्वर की या तांबे की जो तारें होती हैं ये एक्सपैंड करती हैं, फैलती हैं, ड्यू टू हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा होता है, इंक्रीजिंग इन लेंथ, लिहाजा उनकी लेंथ भी बढ़ती है, एंड सैगिंग, तो चूंकि वो एक खंबे से दूसरे खंबे तक उसको टाइट करके लगाया गया होता है, तो जब वो एक्सपैंड करती है तो तारें नीचे को ढीली हो जाती है। इन विंटर, सर्दियों में इसके बरक्स होता है, दे कॉन्ट्रैक्ट, ये सुकड़ जाती हैं, ड्यू टू कोल्ड, सर्दी की वजह से, एंड टाइटन, और टाइट हो जाती हैं। तो जी स्टूडेंट्स, यहीं पे आज की वीडियो को खत्म करते हैं। आगे लास्ट वीडियो, आज की वीडियो सेकंड लास्ट वीडियो थी, आगे लास्ट वीडियो जिसमें एग्जाम्पल्स हैं और न्यूमेरिकल्स हैं, उसकी वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों से शेयर करें, और हमारे चैनल स्टडी टाइम फॉर ऑल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।